चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन में देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब किसी रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है सेम हो जाता है। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो दोनों सेम हो जाता है। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य अवस्था आ जाता है। ना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, जब तक कि उसमें या तो टेम्परेचर का इंक्रीज ना किया जाए, प्रेशर या कुछ भी उसमें बाहर से बढ़ाया या घटाया ना जाए। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द, मतलब यही है कि रेट मतलब बैकवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन जब वह सेम हो जाती है तो उसी को कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है। बट रिएक्शंस कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन होती रहती है, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की और कभी कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है घटता रहता है, बट रिएक्शन होती रहती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आइए जैसे देखते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, मतलब CaCO3 सॉलिड से ये CaO ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इससे आप देख सकते हैं कि ये मतलब ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। ये इसका इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पार्ट हो चुका है। ये स्टेबल रिएक्शन हो चुकी है, इसका स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इवेपोरेशन। आइए हम दूसरा देख लेते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन अ क्लोज वेसल। वेसल का मतलब जो होता है जो चारों तरफ से पैक होता है, इसी को क्लोज वेसल कहते हैं, जो उस पर टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, उसी को क्लोज्ड वेसल कहते हैं। जैसे H2O लिक्विड से H2O गैस में डायरेक्ट बना सकते हैं। आइए हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक केमिकल इक्विलिब्रियम का देखते हैं। इस अकर इज ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पाई जाती है। इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक रिएक्शन नॉट स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है उसका नेचर सेम नहीं रहता, वो होता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और स्टैटिक का मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता है। कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट बिकम मॉलिक्यूल कंटिन्यू टू रिकवर, जब तक कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन कंटिन्यू रही रहती है, यही करना चाह रहा है। इट इज स्टेबलाइज्ड इन क्लोज सिस्टम ओनली, ये एक क्लोज सिस्टम में ही, क्लोज्ड वेसल में ही स्टेबलाइज रहता है, नहीं तो आपको टेम्परेचर एयर का प्रेशर जो है पड़ता रहता है, तो इसलिए कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। ये लास्ट करेक्टरिस्टिक इसका देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड बाय चेंजिंग ऑफ कंडीशन, जब कंडीशन कोई चेंज होगी, जैसे आप प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे या फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह पे। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के प्रकार कितने होते हैं, तो मोस्टली हम दो ही प्रकार के पढ़ते हैं इसमें। पहला देख सकते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ सेम फेज का मतलब अगर सॉलिड में ही है तो रिएक्शन की सॉलिड में ही कंप्लीट होगी, गैस में है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी गैस में ही बनेगा, मतलब वो सेम फेज में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखें H2 गैस, तो I2 गैस से भी प्रोडक्ट का फार्मूलेशन 2HI हुआ है, तो ये भी गैस में है। इसी को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, जैसा कि फेज उसका सेम ही आप लोग देख पा रहे हैं। और दूसरा आप देखेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज, मतलब फेज ही उसका बदल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, बट कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गैस में। इसके मतलब टोटल यहाँ एक फॉर्म था, यहाँ आने के बाद दो फेज बन चुका है, यहाँ एक फेज से सीधा दो पर, तो इसे हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल, हमने जो आगे पढ़ा उसके करेक्टरिस्टिक में कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक नेचर का कैसे होता है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया है। कंसिडरियम कंसीडर करते हैं फॉलोइंग H2 गैस है, I2 गैस है, जिससे 2HI गैस का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेंड, मतलब जो इसका 2HI है इसका इक्विलिब्रियम जो होता है 448 डिग्री सेल्सियस पर इसका इक्विलिब्रियम बन जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, मतलब ऐसे कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो है डिफरेंट होता है। जैसे एज एग्जांपल लेंगे तो 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। इसका एटॉमिक नंबर तीनों का तो एक ही है, बट एटॉमिक मास आप देखेंगे डिफरेंट है। इसको हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रिटियम बोला जाता है। ऑफ आयोडीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिएक्शन मिक्सर, जब आयोडीन को रिएक्शन मिक्सचर में मिलाया जाता है, इस इज़ वेल नो रेडियो एक्टिव, यह एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की तरह काम है, बट सम केमिकल प्रॉपर्टीज इज दियर
नॉन रेडियो एक्टिव कंटेनर का, ये एक नॉन रेडियो एक्टिव कंटेनर का पार्ट बन जाता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था क्या करती है? द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच मिजरेबल मतलब मिल सकता है, घुल सकता है, प्रॉपर्टी मिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डू नॉट अंडरगो एनी नोटिसेबल चेंज, मतलब ये अगर मिलता भी है तो कोई नोटिसेबल चेंज नहीं होता है अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन दैट, जैसे ए प्लस बी से फॉर्मेशन होता है सी प्लस डी का। तो जब ए प्लस बी का कंसंट्रेशन, ए और बी का जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के, ए एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के, क्योंकि ए एंड बी से जब प्रोडक्ट का फॉर्म होता है तो उसका कंसंट्रेशन जो है हाई से लो की तरफ आता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। प्लस सी प्लस डी, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, क्योंकि सी प्लस डी जो होता है उसका कंसंट्रेशन जीरो होता है, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, तब एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। ये इसका ग्राफ है, टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का ग्राफ है, आप इसे देख सकते हैं। वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विद टाइम। आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड, ये कंसंट्रेशन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की जितनी क्वांटिटी होगी उतनी ही प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी होनी चाहिए। हम लोग जैसे यहाँ आप लोग कंफ्यूज ना होना, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेंट लिख के ऐसे भी कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रेशर विल बी कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इसका प्रेशर भी सेम कांस्टेंट होना चाहिए। वेन कलर एंड डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन भी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि इसका जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट टू रेज दियर स्टोसियोमेट्रिक, रिएक्टेंट जो होता है उसके स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि केसी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसकी पावर हो जाएगा स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ केसी हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग मेंशन कर देते हैं। केसी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है जो प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सके, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सके, इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ए प्लस बी से जब सी प्लस डी का फॉर्म होता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन मतलब R1 इक्वल्स टू K1 ए इन ब्रैकेट में बी हो जाता है। ये कंसंट्रेशन को बताता है ए की, जो इसका बॉक्स है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए R2 हो जाएगा K2 इनको CT अपॉन C कंसंट्रेशन ऑफ टी। इनको जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम रखेंगे तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अनुसार जब हम देखेंगे तो जब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अनुसार हम देखेंगे, कंसीडर रिएक्शन ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी का फॉर्मेशन होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, K1 के ए की कंसंट्रेशन की पावर ए इज द स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसा कि हम लोग यहाँ बोले हैं कि यहाँ ए जो है स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसकी पावर में आ जाता है। तो तथा इसी प्रकार से हम देखेंगे बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा K2 इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी। तो सिंस एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो होता है वो R1 R2 की पावर मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंस एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है, तो R1 R2 इसलिए इक्वल्स हो जाता है। तो आइए यहाँ देख हम पुट करेंगे R1 एंड R2 जब इक्वल्स तो R1 की वैल्यू K1 ए की पावर ए B1 की पावर बी प्लस यहाँ पर K2 इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर टी हो जाएगा। तो यहाँ हम K1 अपान K2 निकालेंगे, K1 अपान K2 हो जाएगा सी की पावर स्मॉल सी डी की पावर स्मॉल डी ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल ए। तो K1 और K2 को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं। K1 और K2 को हम इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट मतलब, तो K1 और K2 की जगह हम कैसे रख सकते हैं, इसका फाइनल फार्मूला आ जाता है सी की पावर सी एंड डी की पावर स्मॉल डी ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल, ये सी स्मॉल डी स्मॉल ए स्मॉल बी जो है
जैसे आप तो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, इसी को हम लोग बोल रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी के पावर को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, आप लोगों को याद आ रहा तो। और हम ये कैपिटल सी जो है, कैपिटल डी है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसे मोलर कोफिशिएंट बोल रहे थे। तो आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के प्रकार, कितने प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज देन रिटन एज केसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने, जैसा कि हमने नेक्स्ट पे भी पढ़ा है कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। द सबस्क्रिप्ट ऑफ सी रेफर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जैसा कि हमने ये पढ़ा है तो यही होता है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आइए दूसरा देखते हैं। व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन आर रिप्लेस्ड बाय actives of reactants and product, then the concentration constant will be remain terms of activities are called Ka जो होता है केमिकल एक्टिविटीज़ के बराबर हो जाता है। तो जैसे यहाँ कि ए की पावर सी की पावर सी प्लस डी की पावर डी हो जाता है, तो स्मॉल ए की पावर ए हो जाता है, यहाँ बी की पावर, यहाँ जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो आगे भी आ जाता है और ऊपर भी लगा रहता है, जैसा देख सकते हैं। के है ये है कि ए की मतलब यह है कि एक्टिविटीज़ कंसंट्रेशन कांस्टेंट जो है वो हर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रिएक्टेंट के फॉर्मेशन में आगे हर समय आ जाता है। ये ऐसा आप देख सकते हैं कि के जो है ये इसलिए आगे आ जाता है क्योंकि ये एक्टिविटी कांस्टेंट है, तो ये हर एक प्रोडक्ट तथा रिएक्टेंट्स के पहले आ जाता है। आइए हम तीसरे प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं। इन गैसियस रिएक्शन द कंसंट्रेशन टर्म्स इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिप्लेस्ड बाय द पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर है, एंड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बी एक्सप्रेस्ड एज द केपी। बस यहाँ जहाँ जहाँ आपको जैसे कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है तो केपी लिख दिया जाएगा, और जो है द मोल फ्रैक्शन आएगा तो एक्स लिख दिया जाए। बस होता फार्मूला सेम है, बस वहीं जहाँ के पी आ रहा है वहाँ पी लिख दिया जा रहा है, यहाँ पी आगे लगा दिया जा रहा है, और जहाँ एक्स आएगा यहाँ एक्स लिख दिया जाएगा। बस यही है, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, मतलब प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ना। फॉर जनरल रिएक्शन देखते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी से स्मॉल सी कैपिटल डी सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी का फॉर्म होता है। के सी बराबर हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, पीछे हमने के पी बराबर अभी ये पढ़ा है हमने। तो फॉर आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस से हम आइडियल गैस के इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हम यहाँ के पी जो है इनिशियल प्रेशर के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पी इक्वल टू एन बी अपॉन आर टी हो जाता है। तो एन बाई बी जो होता है वो एन बाई बी जो होता है वो कंसनट्रेशन के बराबर होता है, तो यहाँ इसलिए हम लोग सी आर टी लिख देते हैं। तो जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो पी ए की जगह सी ए आर टी हो जाएगा, क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर के बारे में तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, अगर बी के लिए बात करेंगे तो यहाँ सी के लिए बात करें सी हो जाएगा, डी के लिए बात करेंगे तो सी बी आर टी हो जाएगा। हम जिसके लिए जैसे पी ए के लिए बात करेंगे तो ए हो जाएगा, पी बी के लिए बात पर करेंगे तो बी हो जाएगा, पी सी के लिए बात करेंगे तो सी हो जाएगा, पी डी के लिए बात करेंगे तो पी डी आर टी हो जाता है। तो इस वैल्यू को जो हमने यहाँ प्राप्त किया है, इसी के अनुसार हम इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी के पी की वैल्यू जो फार्मूला था उसमें हम पेड कर देंगे। तो हम सी की जगह सी सी आर टी लिख देंगे, फिर डी की जगह जैसा कि हमने वहाँ लिखा था सी डी आर टी लिख देंगे, फिर सी ए आर टी सी बी आर टी लिख देंगे। तो जहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या होगा, सी सी का आ जाएगा, आर टी हमारा कॉमन आ जाएगा, इस क्योंकि सब में आर टी है तो आर टी कॉमन हो जाएगा। सी प्लस डी जो है इसका मोलर कोफिशिएंट स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहा, तो जो इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल रहे थे ये ऊपर आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, डेल्टा एन जो होता है वो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को होता है, जो इसका जो पावर था कंसंट्रेशन का वही होता है। आइए अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन के एक्स के पी एंड के सी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ पी gases in a ideal gases mixture is released by to total pressure PS। तो P इक्वल टू एक्स की पावर P हो जाएगा, तो के पी इक्वल टू के एक्स पी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन जो है ये यही होगा, और के सी हो जाएगा के एक्स, मतलब फ्रैक्शन। अब के पी के बारे में निकालेंगे पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में निकालेंगे तो P हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो के सी इक्वल टू जब
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन के निकालेंगे तो ये के इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मोल फ्रैक्शन टू पी की पावर ए बी पी ब्रैकेट में हो जाएगा, डेल्टा एन जो होता है वही होता है। तो इसका मतलब यहाँ के पी इक्वल टू के एक्स इक्वल टू के सी का रिलेशन बिटवीन के पी और के ई, दो एक्टिविटीज़ बच गई थी। तो एक्टिविटी ऑफ मोलर कंसनट्रेशन आर रिलीज है, ए इक्वल टू आर हो जाएगा, के इक्वल टू के आर इंटू के ई हो जाएगा, के इक्वल टू के आर इंटू के पी हो जाएगा, के इसको के आर इंटू। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट। फ्री एनर्जी का मतलब यहाँ गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है उसकी बात चल रही है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट। तो डेल्टा जी का मतलब जी रिएक्टेंट माइनस जी प्रोडक्ट होता है। जी डेल्टा जहाँ लगता है उसका मतलब किसी दो प्रोडक्ट के बीच में जो अंतर होता है उसी की बात किया जा रहा है। और जो जिसका कंसंट्रेशन या जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी पहले लिखा जाए, जिसकी बात होगी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर स्टैंडर्ड जो है गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट लगा देते हैं ऊपर से, बस यही फार्मूला होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एज एक्टिवेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस। गिब्स एनर्जी कब स्पॉन्टेनियस होती है कब नहीं होती है, वे जब डेल्टा जी जीरो से कम होता है। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिएक्शन बोल सकते हैं। जब डेल्टा जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है वो जीरो से कम होती है तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है। दूसरा कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि डेल्टा जी जब जीरो से ज़्यादा हो जाता है तो द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है इन बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। इनफैक्ट इट विल बी प्रोपोज्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो होता है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। दैट इज प्रोडक्ट विल बी कन्वर्ट इनटू रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो कन्वर्ट होने लगता है रिएक्टेंट में। तीसरा केस आइए देखते हैं, जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाता है द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम कंसीडर एट रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जब एक मतलब ये रिएक्शन जो होते हैं रिएक्टेंट वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है और यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ ग्राफ देखेंगे डेल्टा जी अपॉन टाइम का ग्राफ है। तो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ले चार्ट लिए प्रिंसिपल। ले चार्ट लिए जो प्रिंसिपल होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के इंपॉर्टेंस से। इफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम मतलब जो सिस्टम है जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे होती है, जब उसे डिस्टर्ब किया जाए इफ इक्विलिब्रियम इज if system is at equilibrium is disturbed then equilibrium shift into minimize to disturbance। मतलब जब कोई रिएक्शन जो होती है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है जब उससे डिस्टर्ब किया जाता है। डिस्टर्ब का मतलब रिएक्टेंट बढ़ा दिया जाएगा, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को वो अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करती है अपने डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए। तो यही ले चार्ट लिए का प्रिंसिपल कहता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन को चेंज किया जाता है तो ले चार्ट के प्रिंसिपल के द्वारा इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, जैसे Fe3 प्लस एक्वस है प्लस HCN जो है वो भी एक्वस है, प्लस जब इसका इक्विलिब्रियम आ जाता है तो FeHCN टू पॉजिटिव एक्वस का बन रहा है। जैसे इसका कलर देख, जैसे इसके कलर में चेंज होता है जब कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे आप तो मेन इसके कलर में चेंज आता है। जैसे यहाँ पे देखिए Fe3 प्लस का पेल येलो होता है और HCN जो है एक्वस का कलरलेस होता है, और यहाँ देखेंगे आप लोग डार्क ग्रीन होता है। अगर हम इसको मिलाएंगे इसमें कलरलेस में तो पेल येलो ही आना चाहिए था अगर हम ऐसे थ्योरेटिकल के हिसाब से देखेंगे, बट जब रिएक्शन के बाद देखेंगे वो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कंसीडर द H2I2 का गैस जो होता है 2HI गैस होता है तो कैसी इसका हो जाता है। जैसे इसका इक्वेशन देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे तो 2H की पावर 2, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 हो जाएगा और इसका जो है वो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 ही हो जाएगा, मतलब इसकी ऑर्डर प्लस मॉलिक्यूलरिटी दोनों ही 2-2 आएगी। अब दूसरा केस देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ले चार्ट के प्रिंसिपल के द्वारा इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। कंसीडर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं N2O4 गैस में होता है प्लस 2NO2 गैस में होता है, जिससे माइनस प्लस 59 kg का जो होता है वो एनर्जी बाहर निकलती है। ये कलर जिसकी N2O4 देखेंगे तो ये कलरलेस होता है जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है 2NO2 गैस के रूप में, तो यहाँ ये कलर
ब्राउन हो जाता है। यहाँ भी आप मेनली देखेंगे कलर ही चेंज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इफेक्ट जब इसमें हम प्रेशर का चेंज करते हैं। जब प्रेशर को चेंज करते हैं, कंसीडर एट द इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है N2 गैस, हाइड्रोजन गैस से जो होता है 2NH3 मॉलिक्यूल को बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल प्लस यहाँ 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है, इसकी 1 है। टोटल 4 मोल्स बनते हैं, 4 मोल्स बनते हैं जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 होती है। बट यहाँ देखेंगे तो यहाँ केवल 2 ही मोल बनते हैं, यानी इसके मोल के कंसनट्रेशन यानी क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है अगर इसके प्रेशर पे चेंज किया जाए तो। ये इसका केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लेते हैं, जिसके यहाँ पे देखेंगे तो SO3 जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रहा है, और यहाँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 आ रही थी। मतलब यहाँ जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 आ रहा था, बट इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो 3 आ रही थी। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी दोनों ही डिफरेंट हैं। आइए दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ऐसी गैसें होती हैं जो जिनका सब मतलब सेल्स जो होते हैं, सब सेल जो होते हैं वो फुल होते हैं। मतलब जैसे आप देखेंगे हीलियम होता है, और नियॉन होता है क्रिप्टन होता है, जेनॉन हो जाता है, जिनका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उनका सब सेल में पूरा हो, वही होता है इनर्ट गैस, जो रिएक्शन ना करे किसी के से। द इफेक्ट ऑफ एडिशन इन इनर्ट गैस कैन बी स्टूपिड द अंडर टू डिफरेंट कंडीशन। मतलब इसकी जब इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो दो डिफरेंट कंडीशन प्राप्त होती है। एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड इनटू द इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैस को इक्विलिब्रियम में ऐड किया जाता है। द कांस्टेंट वॉल्यूम एज अ रिजल्टेंट नंबर ऑफ मोल यूनिट मोल डिफरेंट विल बी अनचेंज। मतलब नंबर ऑफ मोल जो होते हैं जितने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, जैसा कि अभी मेंशन किया गया है, आप देख लीजिएगा। आइए इसका दूसरा कंडीशन देते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन कांस्टेंट प्रेशर। जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। व्हेन इनर्ट गैस इज एड टू द सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर देयर विल बी एंड इंक्रीजेज द वॉल्यूम। मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्टेंट वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विल डिक्रीज। डिफरेंट कंपोनेंट्स का वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू साइड। मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वो लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट होने लगता है, राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट होने लगता है। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। N2 में O2 का रिएक्शन कराया जाता है तो 2NO प्राप्त होता है, जैसे कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर था। विल हैव द इफेक्ट बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स एंड रिएक्टेंट वेयर प्रोडक्ट्स आर सेम। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, बट सेम ही प्रोडक्ट क्वांटिटी उसकी सेम है। आइए इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। ले चार्टलियस एप्लीकेशन ऑफ ले चार्टलियस प्रिंसिपल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। जैसे कि आइस से सॉलिड, मतलब सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। अगर किसी को हम उसका टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे तो हम सॉलिड से देखेंगे वाटर में बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आइस से वाटर बन जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन लिक्विड। जैसे सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे तो वो टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है लिक्विड की तरफ। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इनटू टुवर्ड्स सॉलिड स्टेट। मतलब इसका जो है जब इक्विलिब्रियम से जो है टेम्परेचर जब हम स्लो करते हैं या कम डिक्रीज करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम टेम्परेचर कन्वर्ट बढ़ाते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर जो है हाई किया जाता है एंड जब टेम्परेचर लो किया जाता है तब। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आइए यहाँ दूसरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के चलते यहाँ गैस में होती है, यहाँ आके किसी भी चीज़ में डिजॉल्व हो जाती है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर जो मोलर मास डिजॉल्व इन मोर गैसेज डिजॉल्व इन लिक्विड। जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो जो गैसेज होती हैं वो मोर डिजॉल्व होती हैं, क्योंकि किसी के ऊपर का प्रेशर लगाया जाएगा, किसी गैस को ऊपर से प्रेशर लगाया जाए तो आपस में मिल ही जाती हैं। डिक्रीज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर को कम किया जाता है तो गैस इसके फ्रॉम लिक्विड, मतलब गैस जो है वो लिक्विड से बाहर आने लगती हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
टेम्परेचर का इफेक्ट जब तक लिक्विड से वेपर में बढ़ा जाता है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो वो लिक्विड से वेपर में फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर किसी लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वेपर में ही फॉर्म होगा, और जब उसका वेपर का जब वो लिक्विड मतलब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देखते हैं। इज अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर वन कंपाउंड टू फेज सिस्टम, मतलब जो कोई कंपाउंड एक ही होगा, जैसे वाटर ले लेते हैं तो वाटर का जो है कंपोनेंट एक ही है बट ये 2-3 फेज में पाया जाता है। जैसे देखेंगे वाटर हम नहीं ले सकते यहाँ क्योंकि यहाँ 2 फेज मेंशन है, वाटर 3 फेज में पाया जाता है। जैसे सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, वेपर में पाया जाता है, तो 3 में पाया जाता है। इसे हम कंसिडर यहाँ नहीं करते हैं। टू फेज सिस्टम वॉज described the Clapeyron and later the integrate form of this equation is given by Clausius is a known as Clapeyron-Clausius equation। मतलब इसका इक्वेशन करने का मतलब यही है कि कोई एक कंपोनेंट होगा जिसके 2 फेज केवल होंगे, या तो सॉलिड या गैस ही होगा, या सॉलिड या लिक्विड ही केवल वो फॉर्म करता रहेगा। द टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो फेजेस होंगे वो इन रिएक्शन को फॉलो कर रहेंगे होंगे। जैसे सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट जब होगा सॉलिड से लिक्विड को फॉर्म होगा, लिक्विड से वेपर फॉर्म होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया जाएगा तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, सॉलिड से वेपर में आ जाएगा, सॉलिड से वेपर में आ जाएगा। एट द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जब सब्लिमेशन होगा तो सॉलिड से सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देन सिंस Ga इक्वल टू Gb एट इक्विलिब्रियम फॉर फेज बी जो है हम लेते हैं यहाँ, हेंस डेल्टा जी जो होता है इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, तो Ga इक्वल टू Gb हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड फ्रॉम T टू T प्लस dt। dt का मतलब एकदम माइनर था, हम टेम्परेचर को मतलब स्मॉल क्वान्टिटी में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। एंड वेपर प्रेशर चेंज फ्रॉम P टू Pt, मतलब वेपर प्रेशर जो होता है उसको P से dP से, मतलब इसको भी हम हल्का सा बढ़ाते हैं, मतलब माइनर सा, मतलब स्मॉल चेंज होता है प्रेशर में। dP का लगने का मतलब जहाँ भी D लगा रहेगा ये मतलब स्मॉल चेंजेस को ये बताता है। फॉर फेज ए हम देखेंगे तो Ga अपॉन DGA हो जाएगा। फिर मतलब फेज बी के लिए देखेंगे Gb प्लस DGB हो जाएगा। हेंस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम कोई इक्विलिब्रियम पे होगा तो Ga DGA इक्वल टू GDB, मतलब जो है ए फेज इक्वल टू फेज बी हो जाएगा। तो यहाँ हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से डेल्टा जी जो है वो कॉमन आ जाएगा। जैसे हम ये DGB और ये DG कॉमन कर देते हैं, यहाँ से BDP एंड SDT का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेंस द फेज ए DGA इक्वल टू BA डॉट BP इक्वल टू A डॉट DT हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर B इक्वल टू DGB इसको BB डॉट TP इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन एंड B डॉट DT इक्वेशन नंबर 4। तो DG इक्वल टू DGB इक्वल होता है क्योंकि यह इक्विलिब्रियम पे था, तो यहाँ इसकी हम वैल्यू दोनों की पुट करेंगे। यहाँ से BA माइनस BB एक साइड कर लेंगे, फिर DP हो जाएगा, फिर SB माइनस SA की वैल्यू इन दोनों को एक साइड कर देंगे, फिर बचेगा DT कॉमन हो जाता है तो DT यहाँ आएगा, तो DP बाई DT हो जाता है डेल्टा S बाई डेल्टा T हो जाता है। डेल्टा S Q बाई T होता है और इस अपॉन टाइम हो जाता है, तो डेल्टा D बाई Q बाई डेल्टा V हो जाता है एक्सटेंड फॉर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BA माइनस BB इक्वल टू क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अरे सॉरी दिखाई नहीं क्या आप लोगों को। DP बाई DT इक्वल टू Q बाई डेल्टा B होता है। डेल्टा B जो होता है वो BB माइनस BA होता है जो क्लैपेरॉन इक्वेशन से आया होता है। मतलब इसी को ओवरऑल क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं हम, जैसा कि यहाँ डेल्टा BB माइनस BA रख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फेज BB हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ फेज B हो जाता है, और BA जो होता है वॉल्यूम ऑफ फेज A हो जाता है, यही होता है। और इसको ओवरऑल क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इसी को हम क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोल सकते हैं।
आइए हम नेक्स्ट टॉपिक क्लैपेरॉन इक्वेशन के एप्लीकेशन देख लेते हैं। इस टाइम हम मैथमेटिकल वैल्यू देख लेंगे, उस साइड जो है थ्योरेटिकल वैल्यू को हम देख लेते हैं। फॉर मेल्टिंग पॉइंट मतलब लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो उसका मतलब सॉलिड से लिक्विड ही बन रहा, इक्वल्स टू बात है। तो dp/dt पार्शियल प्रेशर अपॉन टेम्परेचर हो जाएगा। डेल्टा एच मतलब यहाँ मेल्टिंग हो जाएगा। ये डेल्टा एच जो है एंथैल्पी को बताता है, डेल्टा एच जो है एंथैल्पी को बताता है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा, dv हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। तो यहाँ dt/dp जो होता है डेल्टा मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल लिक्विड से सॉलिड की तरफ भाग रहा है, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा डेल्टा h/mb। क्योंकि यहाँ हम वॉल्यूम पुट करेंगे तो ये ऊपर चली जाए, जिसको हम जैसे dp/dt है तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, जब ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये ऐसा इक्वेशन का फॉर्म हो जाए। डेल्टा बी मतलब जहाँ के जैसे हमने बता दिया बी लिक्विड माइनस बी सॉलिड होता है। तो फॉर इवेपोरेशन के इक्विलिब्रियम देखेंगे तो लिक्विड से सॉलिड बनेगा, लिक्विड से सीधा वेपर में जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो डेल्टा पी मतलब पार्शियल प्रेशर अपॉन डेल्टा टी टेम्परेचर जो होता है डेल्टा एच वी, क्योंकि वेपर में जा रहा है तो टी वी इक्वल टू डेल्टा वी वी हो जाएगा यहाँ। तो डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, तो यहाँ लॉग आ जाएगा, इसका आर टी स्क्वायर हटाएंगे तो नेचुरल लॉग हो जाएगा। तो पी टी मतलब पार्शियल प्रेशर 2 1 पार्शियल प्रेशर 1 इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन 2.303 आर माइनस टी टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1 इंटू टेम्परेचर 1 माइनस टेम्परेचर 1 इंटू टेम्परेचर 2। अब इसका आइए थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं यहाँ। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज particular temperature at value at other temperature can be calculated if the latent heat of vapor pressure is a liquid is known। मतलब हम किसी वेपर प्रेशर और लिक्विड को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू पे उसको बढ़ाते हैं तो उसका जो होता है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज नोन होता है, मतलब उसको पता होता है कि हम कितना बढ़ा रहे कितना बढ़े। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, जब हम एक वेपर प्रेशर को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बढ़ाते हैं, और नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हमें जो है इसको हम लेटेंट हीट के नाम से जाने जाते हैं। ऑफ द लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन, मतलब लिक्विड को हम कैलकुलेशन के मतलब इक्वेशन के अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए अब लिखा है, इसी के हम मैथमेटिकल वैल्यू को वहाँ थ्योरेटिकल वैल्यू में चेंज कर दिए हैं। इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट इज़ नोन एट सेम पर्टिकुलर प्रेशर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है हम जानते हैं कि सेम पॉइंट पे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तभी तो वो गैस से जो है मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। द बॉइलिंग पॉइंट एट एनी अदर प्रेशर कैन बी ऑब्टेंड, मतलब किसी भी पॉइंट पर उसका वैल्यू प्राप्त किया हो, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी पॉइंट पे भी प्राप्त किया जाता है। एट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे हम लेटेंट हीट कह सकते हैं। यह भी एक लिक्विड का नोन होता है, नोन मतलब पता होता है। तो ये था आज का चैप्टर, जैसा हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में ला रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम। हम तब सब टॉपिक को ट्राई करेंगे कि आधे आधे घंटे में ख़त्म करके फिर आपको एक ओवरऑल 1 शॉट दिया जाए। ये तो 1 शॉट सीरीज चल ही रही है, उसके बाद हम टोटल बुक्स की एक 1 शॉट दे दें आपको, ऐसा हम सोच रहे हैं, जो 3-4 घंटे की बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर, तब तक नेक्स्ट टॉपिक यानी फेज इक्विलिब्रियम यूनिट नंबर 3 में।